नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव। कल हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि कांग्रेस के कौन कौन से प्रमुख दावेदार हैं। 3 दावेदारों के बारे में आपको बताया था, उनके मजबूत और कमज़ोर पक्ष भी बताए थे। आज बारी है बीजेपी की। बीजेपी में 3 से ज़्यादा दावेदार हैं, मैं कहूँगा 4 से ज़्यादा दावेदार हैं, और इन चारों दावेदारों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी केंद्र और राज्य दोनों में सत्तारूढ़ है और बीजेपी के लिए जोबट विधानसभा उपचुनाव को जीतना एक बड़ी चुनौती है, इसलिए क्योंकि दमोह विधानसभा का उपचुनाव सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी हार चुकी है। सरकार फिलहाल बैकफुट पे है और हर हालत में इन विधानसभा चुनाव को जीतकर शिवराज सिंह चौहान को, केंद्रीय आलाकमान को ये बताना होगा कि उनका जलवा अभी भी कायम है, तभी बात बनेगी, वरना उनके विरोधी भी सक्रिय होने में नहीं चुकेंगे। तो जोबट विधानसभा क्षेत्र में जो प्रबल दावेदार हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। पहला नाम है माधो सिंह डाबर। माधो सिंह डाबर 2 बार विधायक का चुनाव जीते हैं तो 2 बार विधायक का चुनाव हारे भी हैं। माधो सिंह डाबर ने अपनी राजनीति की शुरुआत, वैसे आपको बता दूं कि वो ग्रेजुएट हैं, उन्होंने BA किया है। 1983 में वो सेजावाड़ा के पंच बने थे, जो कि भाभरा के पास में एक गाँव है। 1988 से 93 तक वो जनपद सदस्य भाभरा के बने। 94 से 99 तक वो जिला पंचायत झाबुआ के सदस्य रहे। 2000 से 2003 के बीच में वो भाभरा जनपद पंचायत के अध्यक्ष रहे। 2003 में वो बीजेपी में आए, उसके पहले वो कांग्रेस में थे। 2003 में वो बीजेपी में आए और बीजेपी में उनके आते ही ये पहला उदाहरण होगा इस इलाके का कि उनकी बीजेपी में एंट्री 1 घंटे बाद हुई और 1 घंटे पहले उनका टिकट बीजेपी ने फाइनल कर दिया था। ये 2003 में हुआ था। 2003 में वो चुनाव जीते, उन्होंने सुलोचना रावत को हराया, और 2008 में जब चुनाव आया तो वे सुलोचना रावत से चुनाव हार गए, लेकिन 2013 में वो फिर से चुनाव जीत गए। इस बार उनका मुकाबला सुलोचना रावत के बेटे विशाल रावत से था। फिर जब बारी आई 2018 की, तो माधो सिंह डाबर मात्र 2000 वोटों से कलावती भुरिया से चुनाव हार गए, और कलावती भुरिया के साथ साथ उनको विशाल रावत, जो कि बागी थे कांग्रेस के, उन्होंने भी कड़ी टक्कर दी थी। तो माधो सिंह प्रबल दावेदारों में से एक हैं। ये इनकी प्रोफाइल है जो मैंने आपको बताया। अब इनका मजबूत पक्ष यही है कि 2 बार ये विधायक रहे हैं। दूसरा मजबूत पक्ष ये है कि ये शिक्षित हैं। तीसरा मजबूत पक्ष ये है कि ये मिलनसार हैं, तुरंत हाथ जोड़ लेते हैं, विनम्रता के साथ लोगों के साथ पेश आते हैं। ये इनकी USP है और काफ़ी मीठे माने जाते हैं। ये इनकी एक विशेषता है। कमज़ोर पक्ष भी हैं, हर इंसान के होते हैं, चाहे वो मैं हूँ या PM मोदी हो या कोई भी, तो वो बताने से हम नहीं चूकेंगे। कमज़ोर पक्ष यही है कि 2 बार विधायक रहते हुए उन्होंने क्षेत्र की सड़कों के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। लोग नाराज़ थे, इसका खामियाजा उनको 2018 में भुगतना भी पड़ा। दूसरा इनका कमज़ोर पक्ष ये है कि इन पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वो 3 या 4 लोगों को करीबी बना लेते हैं अलग अलग इलाके में, और उन्हीं की बात के आधार पर वो अपना काम चलाते हैं। कार्यकर्ताओं की या आम लोगों की सीधी उन तक अप्रोच नहीं हो पाती। तीसरा इनका कमज़ोर पक्ष ये है कि हाल ही में एक जो ऑडियो वायरल हुआ था, उसके बाद से संगठन के कुछ नेताओं के ये निशाने पर हैं। चर्चाएं हैं कि बैकडोर से समझौता हो चुका है, लेकिन खटास तो फिर भी पड़ ही गई है, गांठ तो फिर भी बंध गई है। तो ये इनके कमज़ोर पक्ष हैं। दूसरे जो प्रमुख दावेदार हैं उनमें नाम आता है इंदर सिंह चौहान का। इंदर सिंह चौहान नागर सिंह चौहान के भाई के रूप में चर्चित हैं, भाई हैं, और राजनीति में इनका सफ़र संगठन में भी अच्छा है और जो सत्ता है उसमें भी अच्छा है। 2002 में संघ से जुड़े थे इंदर सिंह चौहान, लगातार संघ में उन्होंने काम किया। 2003 में अपने भाई नागर सिंह चौहान के लिए चांदपुर इलाका, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वहाँ की कैंपेनिंग और वहाँ की चुनावी रणनीति का नेतृत्व किया और पूरे इलाके में बीजेपी को उन्होंने लीड दिलाई। ये उनकी बड़ी उपलब्धि थी। 2006 में वो युवा मोर्चा के मंत्री बने, फिर जिलाध्यक्ष बने, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी बने। 2009 में उनकी पत्नी को उन्होंने अलीराजपुर जनपद पंचायत के अध्यक्ष बनवाया। 2015 में एक दिलचस्प चीज़ हुई जिसमें
इंदर सिंह चौहान ने जनपद पंचायत अलीराजपुर के वार्ड में चुनाव लड़ा। उसी के साथ जिला पंचायत के लिए भी एक चुनाव लड़ा जो कि जोबट विधानसभा क्षेत्र में आता है, और साथ में अपनी पत्नी को भी जनपद का चुनाव लड़वाया। तो पत्नी निर्विरोध निर्वाचित हुई। इंदर सिंह चौहान जिला पंचायत सदस्य में रिकॉर्ड वोटों से जीते और जनपद में भी ये जीत गए, लेकिन एक पद ही रखना था, इसलिए जनपद से इस्तीफा दे दिया, पत्नी को जनपद अध्यक्ष बनवा दिया। इसके अलावा जो चंद्रशेखर आज़ाद नगर में युवा मोर्चा ने तमाम जो बड़े कार्यक्रम किए हैं बीते 10 सालों में, उनमें युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में इंदर सिंह चौहान की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। चाहे वो प्रादेशिक कार्य समिति का सम्मेलन करना हो, चाहे मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान तमाम गतिविधियां करना हो, आज़ाद की मिट्टी देश भर में भिजवाना हो, इस सब काम में इंदर सिंह चौहान और उनकी टीम लगी रही है। तो वो भी दावेदारी कर रहे हैं, लगातार दावेदारी कर रहे हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने दावेदारी की थी, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में फलियों में काफ़ी सक्रिय हैं और युवाओं में इनकी पैठ अच्छी बताई जाती है। अब ये इनकी प्रोफाइल थी, और इनकी प्रोफाइल के साथ ही इनके कमज़ोर और मजबूत पक्ष भी आपको बताते चले। मजबूत पक्ष में आपको हमने बताई कि ये लगातार चुने जाते रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि रहे हैं। इनकी पत्नी भी लगातार चुनी जाती रही हैं और 2 बार से जनपद अध्यक्ष हैं। परिवार में तमाम लोगों को जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है। दूसरा, इनका सबसे संगठन की दृष्टि से मजबूत पक्ष ये है कि युवा मोर्चा और संघ में लगातार ईमानदारी से इन्होंने काम किया है, ये बात प्रदेश इकाई भी जानती है। और तीसरा मजबूत पक्ष है कि युवा हैं और चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक रूप से जो सक्षम होने की ज़रूरत होती है उसमें ये फिट बैठते हैं। लेकिन कमज़ोर पहलू क्या है? कमज़ोर पहलू है कि इनका नागर सिंह चौहान का भाई होना। नागर सिंह चौहान 3 बार से एमएलए हैं, एमएलए रहे हैं जोबट के, माफ़ कीजिएगा, अलीराजपुर के। उनकी पत्नी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, और जब बात आती है जोबट में टिकट देने की तो इंदर सिंह चौहान के विरोधी सक्रिय हो जाते हैं कि एक ही परिवार में आप टिकट क्यों देंगे। तो ये शिकायतें भोपाल में होने लगती है, तो ये इनके खिलाफ जाता है। इनका कमज़ोर पक्ष है जो इनकी ओर से नहीं है, ये नेचुरल है, लेकिन एक कमज़ोर पक्ष है। दूसरा इनका कमज़ोर पक्ष ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इनके लगातार दौरे होते हैं, युवाओं से संपर्क होता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में लोगों से संपर्क इनका थोड़ा कम है। ये इनका कमज़ोर पक्ष में दूसरे नंबर पे आता है। और तीसरा इनका कमज़ोर पक्ष ये है कि इनकी पार्टी के भीतर तमाम ऐसे लोग जिला स्तर पे हैं जो आशंकित हैं कि अगर ये किसी महत्वपूर्ण पद पे पहुंच गए तो उनकी जो भविष्य की राजनीति है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। तो वो लोग दबी जुबान से इनका विरोध करते हैं, संगठन स्तर पर भी और सत्ता के स्तर पर भी। तो ये इनके 3 कमज़ोर पहलू हैं। अगली हम बात कर लेते हैं भदू पचाया। ये एक और दावेदार हैं बीजेपी के। आपको बता दें कि भदू पचाया कांग्रेस में भी रहे हैं, बीजेपी में भी लंबे समय से हैं। ये जनपद अध्यक्ष रहे हैं 2005 से लेकर 2010 में। इसके पहले अलीराजपुर कृषि उपज मंडी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। बोकड़िया के ये पूर्व सरपंच भी हैं। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चे में भी लंबे वक्त से काम किया है। इसके अलावा नगर पालिका अलीराजपुर का चुनाव भी उन्होंने लड़ा है और कांटे की टक्कर बीजेपी ने उस चुनाव में कांग्रेस को दी थी। और लगातार सामाजिक गतिविधियों में, धार्मिक गतिविधियों में वो आगे रहते हैं। दान धर्म के काम में भी वो लगातार अगुवाई करते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ उन्होंने बड़े दान किए हैं समाज को। तो ये इनकी प्रोफाइल है। और इनका जो मजबूत पक्ष है वो यही कि सबसे पहले कि ये एक बड़े कारोबारी हैं और उसके नाते सक्षम है। आर्थिक रूप से चुनाव के लिए जो ज़रूरत होती है वो इनका मजबूत पक्ष है। बीजेपी में बीते करीबन 5-6 सालों से हैं, उससे ज़्यादा वक्त हो चुका है। तो वो एक मजबूत प्रोफाइल है, ये नहीं कहा जा सकता कि अभी भी कांग्रेस से आए हैं। और तीसरा ये है कि 2 पक्षों में अगर कहीं नाम फंस गया तो भदू पचाया निर्विवाद हैं, उनके किसी भी पक्ष से कोई विवाद नहीं है, सभी से उनके संबंध अच्छे हैं। ये उनका सबसे मजबूत पक्ष है। व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री भी इनको जानते हैं, प्रभारी मंत्री भी जानते हैं, तमाम मंत्री भी इनसे जानते हैं और सांसद से भी इनकी नज़दीकी है, संबंध अच्छे बताए जाते हैं। अब कमज़ोर पक्ष भदू पचाया के क्या हैं? भदू पचाया जी का कमज़ोर पक्ष ये है कि चूँकि मैंने बताया कि इनका मजबूत पक्ष सक्षम होना है और व्यक्तिगत तौर पर इनकी इमेज अच्छी होना और साथ में
तमाम नेताओं से संपर्क होना। तो हर कोई चाहेगा कि भद्दू पचाया उनसे आगे न जाएं। जो भी ज़िले की राजनीति लोग करते हैं तो वो सामने आके तो नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे भद्दू पचाया का विरोध करेंगे, करते भी आए हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि भद्दू पचाया अपने बिजनेस में कई बार इतने संलग्न हो जाते हैं कि जोबड़ विधानसभा क्षेत्र में कट्ठीवाड़ा से बाहर, जैसे जोबड़ या उदयगढ़ का इलाका, यहाँ इनकी उपस्थिति कम दिखती है। भाभरा, कट्ठीवाड़ा, अलीराजपुर इलाके में सक्रियता दिखती है, लेकिन बाकी जो 2 महत्वपूर्ण विकास खंड हैं यहाँ इनकी सक्रियता कम है। ये इनके खिलाफ जाता है। एक अन्य उम्मीदवार हैं दीपक चौहान, जो कि नगर परिषद जोबड़ के अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में उनकी पत्नी अध्यक्ष हैं। सामाजिक संगठनों, सामाजिक कामों में काफ़ी सक्रिय हैं, धार्मिक कामों में काफ़ी सक्रिय हैं। पार्टी का एक सॉफ्ट चेहरा है, विवाद रहित चेहरा है और लगातार वो पिछली बार भी दावेदारी करते रहे हैं। एक अपना स्कूल चलाते हैं जिसके जरिए एक बड़ा नेटवर्क जोबड़ में उनके पालकों से सीधे संपर्क का है, जिसका फ़ायदा उनको हमेशा चुनाव में मिलता रहा है। तो दीपक चौहान भी एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। चर्चाएं ये है कि माधो सिंह डाबर और दीपक चौहान दोनों आपस में की बेहद करीबी है और दोनों ने एक दूसरे से वादा कर दिया है कि आपको मिले या मुझे मिले, हम एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ये दीपक चौहान और माधो सिंह डाबर का एक पैक्ट है जिसकी चर्चाएं जोबड़ विधानसभा क्षेत्र में होती रही हैं। उसके अलावा दीपक चौहान के उच्च स्तर पर संबंध भी ठीक ठाक बताए जाते हैं। यही इनके मजबूत पक्ष भी है कि आर्थिक रूप से भी सक्षम है, नंबर 1 मजबूत पक्ष में। नंबर 2 कि माधो सिंह डाबर या अन्य नेताओं से इनके संबंध ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। सांसद से भी इनके संबंध अच्छे बताए जाते हैं और जो बड़े नेता हैं राज्य स्तर के, उनसे भी संबंध अच्छे हैं। और तीसरा जो मजबूत पक्ष ये है कि इनकी जो प्रोफाइल है वो इलेक्शन पॉलिटिक्स की वो काफ़ी अच्छी है। जोबड़ में वो नगर परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, लगातार दूसरी बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी अध्यक्ष बनवाया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो ये माना जाता है कि किसी का अच्छा नहीं करते बहुत ज़्यादा तो बुरा बिल्कुल नहीं करते, ये उनका एक मजबूत पक्ष है। अब कमज़ोर पहलू ये है कि दीपक चौहान के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि उनका फ़ोन नहीं उठता। जब भी लोगों को ज़रूरत होती है तो उनका फ़ोन नहीं उठता। ये पहला उनका कमज़ोर पक्ष है। दूसरा, कई लोग उनके विरोधी उन पर आरोप लगाते हैं कि वे प्रवासी नेता हैं, अक्सर जोबड़ से ज़्यादातर समय बाहर होते हैं, फिर चाहे वो कहीं भी हों, व्यावसायिक उद्देश्य से, धार्मिक उद्देश्य से, सामाजिक उद्देश्य से। पर आरोप लगाने वाले उनके विरोधी कहते हैं कि वो प्रवासी नेता हैं। और तीसरा उनका कमज़ोर पक्ष ये है कि बीते दिनों एक झगड़े में जो इनका एक विवाद हुआ था देर शाम को, उससे उन्होंने कई नेताओं से एक तरह से हम कहेंगे राजनीतिक दुश्मनी मोल ले ली है। तो हो सकता है कि वो जब टिकट की बारी आए या टिकट मिल जाए और चुनाव की बारी आए तो हो सकता है वो लोग अंदर खाने, ऊपर से स्पष्ट नहीं है कि वो विरोध करें या ना करें, अंदर खाने हो सकता है विरोध करें। तो ये इनके कमज़ोर और मजबूत पक्ष हैं जो हमने आपको बताए। 4 दावेदार। 5वें दावेदार का नाम आता है मुकाम सिंह डाबर का, लेकिन मुकाम सिंह डाबर के बारे में चर्चा ये है कि वो उनका नाम तभी चलता है जब चुनाव आते हैं, और चुनाव आने के बाद मुकाम सिंह डाबर गायब हो जाते हैं। वो न भीड़ में दिखते हैं न सार्वजनिक जगह पे दिखते हैं, और लोग नाम चलाते हैं कि संघ की ओर से वो नाम है, संघ की ओर से वो नाम होता तो उनको 2013 में 2018 में दोनों में टिकट मिल जाता। फिर वही लॉबी सक्रिय हुई है कि मुकाम सिंह संघ के उम्मीदवार हैं। निजी तौर पे मुझे ऐसा नहीं लगता, हो सकता है वो संघ के कुछ लोग उनको समर्थन देते हों, लेकिन उसी आधार पर टिकट मिल जाएगा मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन दावेदार वो हैं, प्रयास उनके जारी हैं। हो सकता है संघ के कुछ लोग उनको सपोर्ट करें, टिकट मिल भी जाए नहीं भी मिले। तो ये मुकाम सिंह डाबर भी एक दावेदार हैं। तो ये 5 उम्मीदवार मैंने आपको बताए, और इनमें से किसको देना है पार्टी को तय करना है। हो सकता पार्टी सर्वे करवाए, हो सकता पार्टी संघ से फीडबैक ले, हो सकता पार्टी सत्ता में है तो प्रशासन से भी फीडबैक ले सकती है। जिसका भी टिकट होगा ये पार्टी का फैसला है, हमारा नहीं। हमारा काम था कि आपको सभी पक्षों से अवगत कराना, हमने कराया।
आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।